गरीब है, हम कैसे चुनाव लड़ सकेला? हमरे पास तो पैसा ना है, हमरे पास तो समाज का वोट तो है। अरे तुम कुर्मी जाति के हो, तुम लोहार जाति के हो, तुम अहिर जाति के हो, तुम चमार हो, तुम धोबी हो, तुम दुसार हो, तुम पासी हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे समाज का तो वोट है। बाकी अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा में पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम उठो, तुम नेता बन सकते हो। और साहब कांसीराम ने एकदम गाँव में से उठा के एक आपकी जैसी महिला को खड़ा कर दिया, एक आपके जैसे महिला को खड़ा कर दिया और लेकर निकले गाँव में और कहा, साहब ने नारा दिया, एक वोट और एक नोट। साहब ने आपके और हमारे सामने झोली फैलाई, एक इतना बड़ा झोली लेके साहब निकलते थे, पीछे बैनर, आजकल तो ये बड़ा प्रिंटिंग वाला बैनर आ गया, उस समय हाथ की लिखाई वाला बैनर चलता था, उसमें साहब ने नारा लिखवाया, एक नोट और एक वोट। साहब के बीच में जाते थे, लोगों से कहते थे, बहन जी आपकी ये देखिए बहन नेता बनेगी, चुनाव लड़ेगी, ये आगे बढ़ेगी, आपका वोट चाहिए और आपके वोट के साथ मुझे आपका एक नोट चाहिए। वो नोट चाहे 1 रुपया का हो, चाहे 10 रुपया का हो, चाहे 50 रुपया हो, चाहे 20 रुपया हो। और साहब जब खुद निकलते थे उस नेता को साथ में लेकर के, तो जनता इतनी आतुर हो जाती थी कि जिसके पास जो कुछ भी रहता था वो दे देता था। और बहन जी हमारे समाज की औरतें जिनके पास पैसा भी नहीं रहता था, वो अगर नाक में भी सोने का कील पहन लिया तो कहती थी, साहेब हमार विधायक बनी, हमार सांसद बनी, हमारे पास रुपया पैसा ना है, लेकिन हमारी सोने के नाक की कील आप ले जाइए और इससे चुनाव लड़ाइए। तो साहब कहते थे, नहीं ये तुम्हारे सोने की नाक की कील है। तो कहे, साहब हमारा नेता बनी, हमार मंत्री बनी, तो ऐसा बहुत सारा सोने का कील हम लोग बाद में भी खरीद लेंगे। ये मजबूती थी साहब कांशीराम की। कहाँ खो गई ये मजबूती मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों? साहब ने तैयार किया था हमको, कहा कि तुम नेता बन सकते हो, जज्बा पैदा किया। और जब यही उत्तर प्रदेश में हम और आप पहली बार मुख्यमंत्री बने, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं छोटी थी, मैंने अखबार में वो पढ़ा था, बाद में बड़े होकर के, कि साहब कांशीराम यही लखनऊ में, जहाँ पे अगर आप लोग गए हैं, जहाँ पे आजकल माननीय कांशीराम स्मारक स्थल है, वहाँ पे पहले जेल हुआ करती थी। साहब कांशीराम को एक बार एयरपोर्ट जाना था, प्लेन पकड़ने, कहीं मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। साहब कांशीराम गेस्ट हाउस से बाहर निकलते हैं, उनके साथ आर.के. चौधरी जी जो उस समय बहुत मजबूत नेता हुआ करते थे, पारसी समाज के, वो साथ में थे। बोले, साहब ने कहा लेट हो रही है, लेट हो रहा है, गाड़ी कहाँ है? चौधरी जी उस समय मंत्री थे। बोले, साहब ये लाल बत्ती लगी गाड़ी सामने को खड़ी है, ये अपनी गाड़ी में बैठिए। साहब कांशीराम कहते हैं, ना मंत्री तुम हो भैया, मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं इस लाल बत्ती गाड़ी में नहीं बैठ सकता, ये तो तुम्हारे लिए बनी है ना। सोच के देखिए, क्या आज किसी भी नेता में इतना दम है? हम लोग नेता के चमचे इतना ज्यादा बन चुके हैं कि खाली लाल बत्ती गाड़ी में नेता बगले बैठने मिल जाए, उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए मिल जाए, तो हम उसी में बड़ा खुश हो जाते हैं। साहब ने कहा कि ये लाल बत्ती की गाड़ी, तुम नेता हो, मंत्री हो, ये तुम्हारे लिए है, इस पे मैं नहीं बैठ सकता। वो साहब के सामने हाथ जोड़ लेते हैं चौधरी जी, कहते हैं, साहब आपकी वजह से मैं मंत्री बन पाया, आपकी वजह से मैं नेता बन पाया, साहब प्लीज बैठिए। साहब कहते हैं, नहीं मैं नहीं बैठ सकता। बगल में एक काले रंग की एम्बेसडर थी, साहब उसमें बैठ जाते हैं, उनके साथ साथ दौड़ करके चौधरी जी भी साहब पे बैठ जाते हैं। और जब ये लोग एयरपोर्ट के लिए दौड़ते हैं, निकलते हैं, तो जो आजकल साहब कांशीराम का स्मारक स्थल है, जब उसके सामने से गाड़ी निकलती है, तो साहब कांशीराम चौधरी से कहते हैं, चौधरी जरा वो देख, जो मछली मारता था वो जो निसाब है, वो जो आजकल मंत्री बना हुआ है, देखो अपनी लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी में अपनी गाड़ी के पीछे आ रहा है क्या? चौधरी जी ऐसे गर्दन घुमाते हैं और देखते हैं कि लाल बत्ती लगी गाड़ी में वो निषाद जी उस समय नेता मंत्री थे। बोले, हाँ साहेब वो आ रहे हैं पीछे। साहब कहते हैं, अरे वो देखो, वो जो दूसरी बिरादरी का था, वो देखो लाल बत्ती लगी गाड़ी में आ रहा है कि नहीं, कोई भी बिरादरी का? कहे, हाँ वो भी अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में साहब पीछे आ रहे हैं। साहब बोलते बोलते गला उनका भर जाता है। साहब कांशीराम कहते हैं, चौधरी मैंने ये सपना देखा था, वही सपना जो आमटे को बोलते थे। साहब कहते हैं, आमटे को मैंने ये बात बोली थी, चौधरी मैंने सपना देखा था कि जिस समाज को कोई पूछता नहीं था,
जो समाज साग भाजी उगाता था, जो समाज मछली मारता था, जो समाज खेतों में काम करता था, जूता घाटता था, उस समाज ने अपने वोट की ताकत का एहसास करके देखो अपने आप को नेता और मंत्री बना लिया, उत्तर प्रदेश में सरकार बना लिया। आज बाबा साहब का दिया हुआ एक सपना साकार हो गया। और जब ये लाल बत्ती लगी हुई गाड़ियों में ये छोटी जाति के लोग जब लखनऊ की सड़कों पे चलते होंगे तो इन मनवादी लोगों के छाती पे सांप लौटता होगा। ये देख करके आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। ये साहब का सपना था मेरे भाइयों, आपको और हमको नेता बनाने का, लेकिन हम और आप चमचा बनते चले जा रहे हैं। साहब ने विचारधारा से हमको जोड़ा था, हमने विचारधारा को पीछे कर दिया, राजनीति को इतना तेजी से आगे बढ़ाते चले आए कि ऐसा लगता है कि राजनीति ही सब कुछ है, समाज कहीं कुछ भी नहीं है। अब मैं आपसे एक विनती करूंगी कि आप ये प्रतिज्ञा लेकर के यहाँ से जाइए कि अपने समाज का हमें सांसद विधायक बनाना है। वो सांसद विधायक वोट से चुना हुआ भले ही ना हो, वोट से चुना हुआ भले ही ना हो, क्योंकि वोट का जो नेता आता है वो तो पैसा दे करके आएगा या कहाँ से आएगा पता नहीं। हमारा नेता सामाजिक प्रतिनिधित्व वाला होना चाहिए, यानी हमारे समाज के बीच से होना चाहिए। बहन जी, एक उदाहरण के तौर पे जैसे प्रधानी का चुनाव होला ना, प्रधानी के चुनाव में क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं इसलिए मैं बताऊंगी। प्रधानी के चुनाव में मान लीजिए 100 घर चमार का है, 20 घर मुसलमान है, 10 घर मुसहर का है और 50-50 घर अहीर का है और ठाकुर का है। ये मान के चलते हैं कि 100 घर चमार का भले इनका ज्यादा है, लेकिन वो क्या करते हैं 10 आदमी को कह देंगे चमारों वाले भैया तुम भी नेता बन सकते, तुम भी 100 घर चमार का, उसमें कहेंगे तुम भी चुनाव लड़ जाओ, तुम भी चुनाव लड़ जाओ। 10 गो आदमी खड़ा हो जाता है चमरौटी में से, ठीक है जी, वोट बढ़ गया ना, चमरौटी में 10 आदमी खड़ा हो गया और वो वोट बढ़ गया, सुरक्षित सीट थी, 10 आदमी चमरौटी से खड़ा कर दिए और फिर एक जो 2-4 घर की जो बस्ती में से कोई एक गांव था उसमें से एक नेता उठाते हैं वो छोटी जाति का और सारे लोग बाकी मिल करके वोट दे देते हैं, वो चुन करके प्रधान बन जाता है और जिसके पास ज्यादा वोट होता है वो जीतता ही रह जाता है। साहब कांशीराम ने यही बात हमको समझाई थी कि अपने वोट की कीमत को समझिए, अपने बहुजन समाज की ताकत को जानिए, अपने समाज के बीच में जो काम कर रहा है नेता उसको जानिए। अब पता चला लोगों ने बांटने की राजनीति शुरू कर दी और इस बंटवारे में नुकसान किसका हो रहा है? इस बंटवारे में नुकसान आपका और हमारा ही हो रहा है। हर जगह से केवल आप और हम वोटर बन करके रह जा रहे हैं। बहन जी, नेता जो हमारा चुना जा रहा है वो हमारे समाज का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है। ये लड़ाई सामाजिक प्रतिनिधित्व की है, इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं सोशल प्रधान का और सोशल एमएलए का। मोटी मोटी भाषा में यही समझ लीजिए बहन जी कि जो आपके सुख दुख में साथ में काम कर रहा था कि प्रधानी का चुनाव यही करेंगी, यही साथ में चलेगी, सुख दुख में काम ये कर रही। 4 साल प्रधानी के लिए गाँव ये लगा है, हमारा बच्चा 4 साल लगा जिला पंचायती के लिए, हमारा लड़का लगा 4 साल एमएलए के लिए, लेकिन ऐन मौके पे अगर हमारे साथी को टिकट नहीं मिलता है तो ऐसे में वोट तो देना आपकी मजबूरी है। वोट तो हम देंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारा साथी 4 साल से हमारे सुख दुख में साथ में चल रहा है, हमारा सही मायने में प्रतिनिधित्व जो होगा वो वही करेगा। हमारा नेता वो वोट वाला नेता नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के जो बेमेल, मैंने कहा ना, जो बेमेल गठबंधन है, जो बेवजह का गठबंधन इधर उधर करते रहते हैं, इससे वोटर आखिरी में बहुत ठगा हुआ महसूस करता है। ऐसे में सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक समाज के रूप में अपने आसपास देखिए, जो आपके बीच में लगातार काम कर रहा है वही हमारा प्रतिनिधि होगा। और अगर ऐसे प्रतिनिधि निकल करके आएंगे तो पार्टियां चाहे हारेंगी जीतेंगी, इस बात को दिमाग में रखिए। पार्टियां हारेंगी जीतेंगी, मजबूत होंगी कमजोर होंगी, नई पार्टियां बनेंगी खत्म होंगी, लेकिन अगर समाज का प्रतिनिधित्व बना रहेगा तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं, अपना रियल रिप्रेजेंटेटिव तय कर सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा वो भी मान के चलिए कि जैसे
अगर किसान हैं हम सारे लोग, यहाँ पे ज्यादातर लोग किसान ही हैं, अगर बीज अच्छी क्वालिटी का ना डाले बहन जी, समय पे बुआई न करें, समय पे जुताई न करें, समय पे गुड़ाई न करें, तो क्या फसल अच्छी होगी? फसल अच्छी होगी? उसी तरीके से ये बहुजन समाज है, अगर समय समय पर इसकी सही से गुड़ाई ना हो, जुताई ना हो, बुआई ना हो, तो ये बहुजन समाज बिखर जाएगा। और ये बुआई, जुताई, गुड़ाई, निराई, अच्छे बीज क्वालिटी क्या है? ये यही गांव-गांव का जो चेतना वाला काम है बहन जी। जैसे बहुजन शक्ति महासम्मेलन आप सब यहाँ इकट्ठा हुए, ये उसी गुड़ाई जुताई का एक छोटा सा उदाहरण है। गांव-गांव में जागरूकता के कार्यक्रम लगातार चलते रहने चाहिए, सम्मेलन लगातार आयोजन होना चाहिए, क्योंकि हम अकेले काम नहीं कर सकते। मैं पिछले 10-12 साल से लगातार अकेले ही काम कर रही थी और मुझे समझ में आया कि समाज को संगठित हम अकेले नहीं कर सकते बहन जी। आप हमसे कहती है बहन जी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम क्या कह के आपको जोड़े? क्योंकि राजनीति जितनी तेजी से भाग रही है, बात में समाज ही तो है ना। राजनीति के लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन समाज है, हमेशा से रहेगा। एक समय में नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। आज इंदिरा गांधी नहीं है ना, लेकिन फिर भी इंडिया जिंदा है ना। इसी तरीके से राजनेता आएंगे चले जाएंगे, लेकिन समाज हमेशा रहा है और समाज हमेशा रहेगा। इसी तरीके के कार्यक्रमों के द्वारा सबको जागरूकता करके मैंने सोचा कि हम अकेले ये काम नहीं कर सकते, ये काम किसी संगठन के माध्यम से ही किया जा सकता है। बुद्ध ने भी कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, बाबा साहब ने भी यही कहा, संघ के यानी शिक्षित हो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघ के ऊपर बाबा साहब ने भी कहा और साहब कांसीराम ने भी बहुत बड़ा नारा दिया था। क्या नारा दिया था? कि ब्राह्मण की बोली से, ठाकुर की गोली से अगर बचना है तो टोली बना लो। हमको टोली बनाने का आदेश देकर के साहब कांशीराम कहे थे। इसको टोली को बहुजन समाज का नाम साहब कांशीराम दे करके गए थे। इसी वजह से इस बहुजन शक्ति संगठन का निर्माण किया गया है। संगठन के तमाम मतलब हो सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ संगठन का मतलब सबके लिए एक और एक के लिए सब, सब लोगों के लिए एक और एक के लिए सब, सारे लोग मिलकर के एक जगह पे एकजुट होकर के काम करें, तभी किसी संगठन की सार्थकता जो है वो सिद्ध होगी। जब सारे लोग इकट्ठा होंगे, जैसे आप सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए तो अच्छा लग रहा है ना, बिना चुनाव के, बिना किसी धरना प्रदर्शन के इतना समाज इकट्ठा हुआ है तो अच्छा लग रहा है ना। अपनी शक्ति का एहसास होगा जब हम इकट्ठा होंगे, और जब इस शक्ति का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बहुजन समाज की शक्ति बन करके इसको जागरूकता के माध्यम से हम इकट्ठा करके कर सकते हैं कि हमारी ये जो बहुजन शक्ति है ये महिला शक्ति के रूप में, हमारी ये बहुजन शक्ति जो है युवाओं के रूप में है। और ये बहुजन शक्ति का उद्देश्य केवल जागरूकता करना नहीं है, बल्कि इस जागरूकता का परिणाम समाज को किस रूप में लाभान्वित कर रहा है, किस रूप में समाज को जोड़ रहा है, किस रूप में हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इससे समाज को क्या लाभ मिल पा रहा है, बहुजन शक्ति के इस उद्देश्य से ये गठन किया गया है। और ज्यादातर लोग, एक हमारे भी आखिरी में भैया बोल रहे थे, ज्यादातर लोग ब्राह्मणवाद को गाली देना ही मिशन मूवमेंट समझ लिए। जितना पानी पी पी करके आप ब्राह्मणवाद को कोसिए, उतना बड़ा नेता आप बनते जाइए। लेकिन हमारे विचार में तो ऐसा नहीं है बहन जी, क्योंकि ये मान के चलिए, तर्क की बात करिए, आपको किसी को गाली देने की बात ही नहीं होगी। बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि सदियों से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए मत मानिए कि बहुत सारे लोग मानते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानिए कि किसी महापुरुष ने कही है, बल्कि बात को तर्क की कसौटी पे कस लीजिए, सत्यता की कसौटी पे परख लीजिए। अगर लोग कल्याणकारी लगे तब उसको मानिए, नहीं तो हमारे बीच में क्या होता है, ज्यादातर हमारी प्यारी बहन जी लोगों के जाने का समय हो रहा है। मैं खुद भी इसीलिए परेशान रहती हूँ किसी भी कार्यक्रम में, क्योंकि 3-3:30 बजे के बाद इनको गोली घोसी याद आने लगता है। यहाँ पे बोलने वाले लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि महिलाओं का समय बहुत कीमती होता है। किसी भी कार्यक्रम में बहुत मुश्किल से आप आ पाते हो, और जब आप आए हो और वो भी हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर के, इसीलिए मैं आपके बीच में भी बैठी हुई थी बहन जी। हमको और आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। मैं आप ही के बीच से निकली हुई बेटी हूँ। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है बहन जी, बिल्कुल अनपढ़ माँ ने मुझे पढ़ा लिखा करके देखिए
प्रोफेसर बना दिया, वही तर्क की वजह से। अगर माँ भी बाकी सारी औरतों की तरह से खाली देवी पूजती या भगवान के भरोसे रहती तो क्या मुझे यहाँ तक पहुँचा पाती बहन जी? मेरी माँ ने तर्क किया कि माँ गरीब थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, माँ आगे नौकरी नहीं कर पाई क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। तो माँ ने ये सोचा कि मैं अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगी, और माँ ने हमको और आपको हमको पढ़ाया और हमको यहाँ तक पहुँचाया। माँ ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, नहीं तो क्या करते हैं, लड़की भरी है 14-15 साल की वही शादी करती है, आदमी करता बिया हो जाए अपन जाए ससुरे संभाले, ससुराल